गुड मॉर्निंग। लास्ट कोशिका में अपन जीवाणु कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण अंगों की बात कर रहे थे। उसमें अपन ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आज अपने 5वें नंबर पर पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है डीएनए या आरएनए। ठीक है कि दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए जो है वो क्या है, दोनों क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। तो अपन न्यूक्लिक अम्ल की बात करने वाले हैं। किसमें? जीवाणु कोशिका के अंदर कौन सा पाया जाता है उसकी बात करेंगे। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल में जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ जो आपके पाया जाता है वो क्या होता है, द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है, द्विरज्जुकीय डीएनए। इसको शॉर्ट में द्विरज्जुकीय को लिख देते हैं डीएस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएस लिखा है तो इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जिससे अपने अंदर होता है 2 रेखाएं होती है ना, इस प्रकार बनाते हैं अपन। ठीक है, देखिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन रही तो इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो अपने डीएनए में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो डीएनए को क्या करती है, पैकेजिंग का कार्य करती है, बांधने का कार्य करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन का कार्य क्या, डीएनए को बांधने का कार्य करना, पैकेजिंग का कार्य होता है हिस्टोन प्रोटीन का। इसके अलावा कि केंद्रक झिल्ली से आबद्ध नहीं होता। केंद्रक झिल्ली से क्या होता है, जुड़ा नहीं होता है, से जुड़ा नहीं होता, मतलब बंधित नहीं होता है। कौन? आपके द्विरज्जुकीय डीएनए। और प्रोटीन संश्लेषण कोशिका में आरएनए भी मौजूद होता है। क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण है, इसके लिए कोशिका में क्या पाया जाता है, आपके आरएनए भी पाया जाता है, जो प्रोटीन संश्लेषण में योगदान देते हैं। क्योंकि आरएनए आपको पता है राइबोसोम का निर्माण, इसका केंद्रिका का निर्माण करते हैं। केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। इनडायरेक्टली वही बात हुई ना कि आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए योगदान देता है। 6 नंबर पे प्लाज्मिड। जिनसे एक नंबर के प्लाज्मिड से परिभाषा पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्या होता है प्लाज्मिड। वैसे अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं प्लाज्मिड का इसी चैप्टर के अंदर। फिर भी ध्यान रखें, प्लाज्मिड के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेशन का। 1 नंबर वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें कि कुछ जीवाणु प्रजातियों में गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त एक या अधिक वर्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए अणु और होता है या पाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं प्लाज्मिड। कि भाई एक द्विरज्जुकीय डीएनए तो होता ही होता है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, क्या होता है कि इसके अतिरिक्त किसमें, कुछ जीवाणुओं के अंदर। तो क्या हो गया कि भाई कुछ जीवाणुओं के अंदर गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके अलावा, ये तो होगा इसके अलावा डीएनए के अतिरिक्त एक या अधिक वर्ताकार डीएनए अणु और पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। ध्यान रखना इस चीज का, पूछा जा सकता है प्लाज्मिड क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात आपके थोड़ी और बात करें इसकी। और ये कोशिका को क्या करता है, प्रतिजैविकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। देखिए क्या होता है, जब भी आप अपन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, तो डॉक्टर अपन को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन आजकल नॉर्मली जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, नॉर्मली जैसे अपन चौला छाप डॉक्टर कह देते हैं, आप कुछ भी होगा आपको वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शन थोड़ा पावरफुल होता है, आपको एक बार नॉर्मली काफ़ी हेल्प करता है किसी भी बीमारी से लड़ने में। एंटीबायोटिक इंजेक्शन की पहचान ये होगी जब भी आपको लगा थोड़ी जलन होती है। तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन मुख्यतः जीवाणु को इन्फेक्टेड करता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। वायरस में आपके जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक दवाई आपको पता है सबसे पहले खोजी गई थी पेनिसिलिन, ठीक है, जो आपके कॉक से खोजी गई थी पेनिसिलिन नोटेटम, जो फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो ये प्रतिजैविक जो होते हैं जीवाणुओं पर ज़्यादा असर करती है। तो इन जीवाणुओं के अंदर क्या करता है कि भाई ये प्लाज्मिड जो है, ये जब भी प्रतिजैविक मान लीजिए अपने शरीर में जीवाणु चला गया और अपने डॉक्टर के पास गया, बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक टेबलेट या अपनी इंजेक्शन लगाया, तो ये जो एंटीबायोटिक टेबलेट इंजेक्शन जाके क्या करेगी, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करेगी। उस समय ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है कि जो जीवाणु कोशिका है इसको क्या करता है, उस प्रतिजैविक से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, अब मान लीजिए जीवाणु ज़्यादा पावरफुल है तो अपन बीमार रहेंगे, और मान लीजिए एंटीबायोटिक ज़्यादा पावरफुल है तो अपन तैयार हो जाएंगे, वो एंटीबायोटिक क्या कर देगी, जीवाणु को नष्ट कर देगी। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया प्लाज्मिड का, कि ये क्या कार्य करती है, ये कोशिका को एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो प्रतिजैविक के प्रति
लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कौन? प्लाज्मिड। इसके बाद में बात करें अपन लार्ज अंग की बात करें, जैसे अपन मध्यकाय या मेजोसोम कहते हैं। क्या कहा जाता है? मध्यकाय या मेजोसोम कहते हैं। कि भाई जीवाणु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है वो अंदर की तरफ थोड़ी सी वलित हो जाती है, ठीक है। वलित होकर वायु कोश जैसी संरचना बना लेती है, मतलब छोटी सी रिक्तिका जैसी जगह बना लेती है, उसे क्या कहते हैं? मेजोसोम। आपको याद हो तो मैं जीवाणु जब संरचना बनाई थी, सबसे पहले देखिए बाल बनाया था अपने श्लेष्मा के स्तर, फिर ये कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली बनाई थी, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बनाया था, और इसे अपने क्या बोला था? मेजोसोम। तो मेजोसोम क्या होता है? मध्यकाय क्या होता है कि जब कोशिका झिल्ली क्या हो कि कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ कि कोशिका झिल्ली क्या होती है? अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है, ठीक है। कि अंदर की तरफ क्या हो जाती है? अंतर्वलित होकर क्या बनाती है? गुंडीनुमा, या कैसे कह सकते हैं? वायु कोश, ठीक है, या रिक्तिका कह सकते हैं। वायु कोश के समान सिस्टम बना लेती है, उससे क्या कहा जाता है? मेजोसोम, ठीक है। मेजोसोम का कार्य क्या है कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है। कि जैसे जो एक सामान्य विकसित दूसरे यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए प्रोकैरियोटिक है जीवाणु, और प्रोकैरियोट के अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70 तो कोशिकांग नहीं पाए जाते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है। अर्थात क्या कार्य करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है? शोषण। आपको पता है शोषण वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का धात्री में। ETS कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये शोषण व ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ऊर्जा उत्पादन, ध्यान रखना इस चीज का। जीवाणु में ऊर्जा उत्पादन और शोषण का कार्य कौन करता है? मेजोसोम करता है। और साथ ही कोशिका विभाजन के समय क्या करता है? पट निर्माण करता है और DNA की पुनरावृत्ति में मदद करता है। तो ये पट निर्माण और क्या करता है? DNA की पुनरावृत्ति भी करता है। इस चीज का ध्यान रखें। तो ये महत्वपूर्ण है, मेजोसोम और प्लाज्मिड सबसे ज्यादा। अब ये तो सामान्य जानकारी हो गई, जीवाणु कोशिका क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके मुख्य अंग कौन से हैं, सबकी बात हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है जीवाणुओं का वर्गीकरण। कि भाई जीवाणुओं का वर्गीकरण किसने किया, किस आधार पे किया, कितने भागों में बांट रखा है, ठीक है, उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जीवाणु का वर्गीकरण आपके लास्ट पॉइंट रहेगा जीवाणु का। फिर नया अपन जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गए, नेक्स्ट जो है फाइटोप्लाज्मा है, उसकी बात करेंगे। तो अब हेडिंग है जीवाणुओं का वर्गीकरण। कि भाई जीवाणुओं का जो वर्गीकरण है किस आधार पे क्या है उसकी बात कर रहे हैं, तो किसने क्या उनकी बात करेंगे। कि भाई जीवाणुओं का वर्गीकरण है वो DH वर्गीक ने वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी में दिया था। क्या नाम है कि जीवाणुओं का वर्गीकरण जो है आपके वैज्ञानिक का नाम है DH वर्गी। DH वर्गी ने किस इनकी किताब क्या एक किताब दी जीवाणु वर्गीकरण के लिए, क्या नाम दिया? वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। किसमें वर्गीकरण दिया इन्होंने कि वर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी के अंदर वर्गीकरण दिया किसका? जीवाणुओं का।
जिसका जो प्रथम संस्करण है सन 1923 के अंदर प्रकाशित हुआ। उसके बाद में इस मैनुअल का नाम सन 1984 में बदल कर, कि 1984 के अंदर, ठीक है, बदल कर क्या कर दिया, बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी कर दिया। क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया इसका, बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। कब चेंज कर दिया, 1984 के अंदर। और जो कि आज पूरी दुनिया में जीवाणु वर्गीकरण हेतु एक संदर्भित पुस्तक है, कि आज ये सबसे ज़्यादा मान्य पुस्तक है पूरे आपकी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, कि भाई अपन को जब भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ना तो इस बुक को फॉलो किया जाता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि वे प्रोकैरियोटिक जीवों को वोइज व सहयोगी थे, कि जो आपके वोइज और वे सहयोगी थे, वोइज व इसके सहयोगियों ने क्या कर दिया कि भाई जो आपके प्रोकैरियोट है, ठीक है, इसको इन्होंने दो डोमेन में बांटा, दो भागों में बांटा, दो डोमेन मतलब दो भागों में। कौन से भाग, पहला आर्किया और दूसरा था आपके बैक्टीरिया। किसने, कि जो वोइज व उसके सहयोगी थे, उन्होंने प्रोकैरियोट जो कोशिश जीवाणु प्रोकैरियोट में आते हैं, प्रोकैरियोट को दो भागों में बांटा, दो डोमेन में बांटा, आर्किया और बैक्टीरिया में वर्गीकृत किया। और 2004 में प्रकाशित वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी के द्वितीय संस्करण में उपलब्ध है। ये जो वर्गीकरण है किसमें, कि वे 2004 के अंदर आपकी ये बुक वापस पर इसका सेकंड संस्करण जो है आपका उपलब्ध है, उसके अंदर ये दे रखा है। और डोमेन बैक्टीरिया को 24 संघों में उप विभाजित कर रखा है, कि जो बैक्टीरिया इसको 24 उप आपके संघों में विभाजित कर रखा है। कितने, 24, किसको, इस बैक्टीरिया डोमेन को। और ये जो आपके डोमेन आर्किया बैक्टीरिया किसमें, 2004 में प्रकाशित वर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी के द्वितीय संस्करण में उपलब्ध है। उसके बाद में बात करें आगे कि वर्तमान में 32 से ज़्यादा जीवाणु वंश ज्ञात हो चुके हैं। वे वर्तमान की बात करें तो कितने बैक्टीरिया के वंश, एक वंश में बहुत सी जातियाँ होती है, 32 वंश जो है वो ज्ञात है। 32 वंश है, उनके अंदर अलग अलग बैक्टीरिया, उनके बारे में पता चल चुका है। तो पौधों में किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करते हैं। और ये 32 के 32 क्या करते हैं, पौधों में किसी न किसी प्रकार का क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब हर वंश है जो पातों को क्या करता है, इन्फेक्टेड करने का कार्य करते हैं। इसके आगे देखिए बात करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। इसके आगे बात करें अपन कि पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख अपन जीवाणुवंश की बात करने वाले हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुवंश की बात करते हैं। देखिए पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जो जीवाणुवंश है उनके बारे में बात करें, कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखते हैं। देखिए एक तो जेंटोमोनास है, ये सब वंश है, वंश के अंदर बहुत सी जातियाँ आती है। जेंटोमोनास, स्यूडोमोनास, इसके अलावा आपके राल्टिस्टोनिया, इर्विनिया, इसके अलावा कैलिबैक्टर,
और इसके अलावा आपके स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज और एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। तो ये जितने भी आपके जीवाणु वंश है ये सभी क्या है, आपके रोग फैलाने का कार्य है। इसके अलावा हम लाभदायक जीवाणु की बात करेंगे, कौन सा है जो लाभदायक है, पौधों को कौन सा फायदा पहुंचाता है। उसमें राइजोबियम है कि भाई राइजोबियम जीवाणु जो है वो आपके क्या करता है, दलहनी जो दाल कुल के पादप है उनकी जड़ों के साथ क्या करता है, सहजीवन दर्शाता है। दलहनी मतलब दाल कुल, जितने भी दाल कुल है जैसे मूंग है, चना है, मोठ है, उड़द है, सभी, ठीक है। तो दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवन, सहजीवन का मतलब हो गया ऐसा संबंध जो दो अलग अलग जीवों के मध्य बनता है जिससे दोनों को फायदा हो, ठीक है। कि सहजीवन प्रदर्शित करता है, जिससे क्या करता है, सहजीवन की क्रिया से जो आपके वातावरणीय वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके किस में बदलते हैं, ये नाइट्रेट में बदलते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादप ग्रहण नहीं कर पाते हैं ये नाइट्रेट में बदलकर उपलब्ध कराते हैं ताकि पौधे इसको ग्रहण करके वृद्धि कर सके। ऐसा कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में योगदान देते हैं। इसके अलावा आप बात करें आगे एक और, तो एग्रोबैक्टीरियम, इस एग्रोबैक्टीरियम के बारे में अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से पौधों को फायदा पहुंचाता है, इसकी बात करेंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम के अंदर क्या पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम में जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, तथा इस जीवाणु को आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरित करने में काम लिया जाता है। कि ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है, जैसे एग्रोबैक्टीरियम पादपों में रोग उत्पन्न करता है तो इसके अंदर ये टीआई प्लाज्मिड होता है, इसको क्या किया जाता है कि इसका उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके अंदर क्या करते हैं कि वे इसको आनुवांशिक पदार्थ हस्तांतरण में काम लेते हैं। कि इसमें जो ये रोग फैलाता है इसके आनुवांशिक पदार्थ उसको बाहर निकाल लिया रोग फैलाने वाले को, और अच्छे लक्षण वाला आपके आनुवांशिक पदार्थ डाल दिया तो ये अच्छे कार्य करने लग जाता है, कुछ पादपों में फायदा करने लग जाता है। तो ये आपके आनुवांशिक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। ध्यान रखना किसको, कि एग्रोबैक्टीरियम को प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता कहते हैं। कि नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर, मतलब एक प्रकार का इंजीनियर है ये, ठीक है, नेचर का, प्रकृति का। तो एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है, प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता कैसे कहा जाता है, एग्रोबैक्टीरियम को। क्यों कहा जाता है, क्यों एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसका आनुवांशिक पदार्थ बदल कर, ठीक है, कि इसमें आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसके अंदर, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर, ठीक है। सेकेंड जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करता है, किस प्रकार से काम में लिया जाता है, वहाँ पे पूरा डिटेल में भी है। तो इसे क्या कहा जाता है, प्रकृति का आनुवांशिक अभियंता भी इसको कहते हैं। तो ये आपके जीवाणु के बारे में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपने फाइटोप्लाज्मा। देखिए फाइटोप्लाज्मा की थोड़ी सी बात करते हैं क्या है। फाइटोप्लाज्मा की बात करते देखिए। कि सन 1967 में जापानी वैज्ञानिक डोई व उसके सहयोगियों ने बताया कि जो माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ एकोशी के सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को उन्होंने माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव MLO कहा। ठीक है, देखिए जानिए कब की बात है, 1967 की। 1967 में क्या जापानी वैज्ञानिक, क्या नाम है उसका, डोई
वे इनके सहयोगी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि माइकोप्लाज्मा जैसे कि भाई माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्म जीव, ये भी सूक्ष्म जीव है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जो क्या होते हैं आपके एक कोशिकीय होते हैं, जो क्या करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं कि माइकोप्लाज्मा जैसे कुछ एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इन्होंने इनको क्या नाम दिया, माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव। क्या नाम दिया, किसने, डोई व उनके सहयोगियों ने क्या कहा कि माइकोप्लाज्मा जैसे क्या होते हैं, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों में या पादपों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इन जीवों को क्या नाम दिया गया, माइकोप्लाज्मा सदृश्य जीव, या इंग्लिश में बोला जाता है इसको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या कहा जाता, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, MLO कहा जाता है इनको। ठीक है, और वर्ष 1994 के अंदर, ठीक है, 1994 में एक कुंडलित में एक कुंडलित मतलब होता है आपके घुमावदार स्प्रिंग जैसे, एक कुंडलित मतलब सीधी संरचना वाले, तो एक कुंडलित MLOS तो मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, MLO या माइकोप्लाज्मा लाइक, आपके माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म का नाम बदलकर, कि जो MLO नाम दिया इसको बदलकर क्या कर दिया, इसको नाम कर दिया फाइटोप्लाज्मा। क्या नाम कर दिया इसका, फाइटोप्लाज्मा कर दिया। कि भाई जो माइकोप्लाज्मा नाम था आपके MLOS माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, उनको बदल कर क्या कर दिया, आपके फाइटोप्लाज्मा नाम कर दिया। तो आपके इसके आगे बात करें, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, परिभाषा की बात देखिए, तो ये तो इसका इतिहास था, इसका नाम पहले क्या था, अब क्या हो गया, तो पहले से क्या कहा जाता है, MLO कहा जाता है माइकोप्लाज्मा सदस्य जीव, अब 94 से इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, फाइटोप्लाज्मा कर दिया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, कोई अलग संरचना नहीं है। तो ये पौधों के फ्लोएम व कीटों में रहने वाली, के पौधों के फ्लोएम जानते हैं, जाइलम फ्लोएम, पौधों के फ्लोएम व कीटों में रहने वाले, कीटों में रहने वाले भित्ति रहित, भित्ति नहीं पाई जाती है, भित्ति रहित एक कोशिकीय अकुंडलित प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या नाम हो गया, परिभाषा क्या होगी, कि पौधों के अंदर फ्लोएम जो जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो फ्लोएम भोजन का परिवहन करते हैं उनमें, और कीटों में रहने वाले भित्ति रहित, मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एक कोशिकीय शरीर में एक कोशिका पाई जाती है। एक कुंडलित हम लोग होता है, देखिए आप घुमावदार, इस प्रकार से एक कुंडलित सीधी संरचना है ना, ज़्यादा घुमावदार नहीं, स्प्रिंग जैसी संरचना नहीं। तो एक कुंडलित प्रोकैरियोटिक आप जानते ही हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप कोशिकांग नहीं होते हैं, वेल डेवलप आपके केंद्रीय गुणसूत्र ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है तो सूक्ष्म जीव, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, उसे क्या कहा जाता है, आपके फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। इसके बाद बात करें कि फाइटोप्लाज्मा जो है, इनकी कोशिका की बात करते हैं। देखिए इनकी कोशिका का जो औसत व्यास है, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा कोशिका का औसत व्यास की बात करें, कोशिका का औसत व्यास जो है आपके कितना होता है, 200 से 800 नैनोमीटर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, बहुत ही सूक्ष्म संरचना है। और फाइटोप्लाज्मा अत्यधिक बहुरूपी होता है, मतलब अपना आकार बदलता रहता है। फाइटोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति नहीं होती तो निश्चित आकार इनमें नहीं पाया जाता है, तो फाइटोप्लाज्मा अत्यधिक बहुरूपी होता है।
क्या होता है, बहुरूपी होता है, रूप अपना आकार बदलता रहता है। जो एक क्या है, त्रिस्तरीय वाली कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कितनी, त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कितनी, त्रिस्तरीय, 3 स्तर वाली क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। त्रिस्तरीय क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और इनकी कोशिका में आपके डबल स्टैंडर्ड क्या पाया जाता है, इनकी कोशिका में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द्विरोजी की डीएनए और आरएनए और 70S राइबोसोम। तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, इस आपके फाइटोप्लाज्मा के अंदर। अब देखिए इसकी जो आगे की संरचना है इसकी कोशिका का, इसके आगे अपन बात जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसकी क्या संरचना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।